बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी। बिहार से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें चुनाव से जुड़ी हुई वो आपको बताता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की खींचतान शुरू हो चुकी थी और अब उसमें ऐसा लगता है एक डिसाइसिव मोड़ पर वो पहुंच गई है। बिहार की जो AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, उनके अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी के साथ गठबंधन न करने को लेकर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्हीं के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा और शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि एक मगरूर हसीना से हमने इश्क का इजहार किया लेकिन उसने कबूल नहीं किया, तो हम क्या करें। हमारी शराफत को इन्होंने हमारी मजबूरी समझ लिया। AIMIM का कहना है कि बिहार के मुसलमानों को ये लोग हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली AIMIM विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ महागठबंधन में जाना चाहती थी, गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन आरजेडी की एक शर्त है कि AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव न लड़े और हमें वैसे ही समर्थन दे दे तो हम ओवैसी साहब को अपने साथ अपना साथी मानेंगे। AIMIM को ये क्यों मंजूर होता? और अब उसने ये कहा है कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। पिछले बिहार इलेक्शन में भी AIMIM ने तीसरे मोर्चा बनाकर उसके साथ छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके चुनाव लड़ा था। एनीवे, अब खास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है, जहां पर पिछली बार ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, वो इस बार भी वहीं अपना पूरा जोर लगाएंगे। बात आगे करेंगे, लेकिन उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे अफसोस है कि मैंने मगरूर हसीना से इजहार इश्क किया है, तो इस मगरूर हसीना के इजहार इश्क का मुझको सदमा भी नहीं है, चूंकि बिहार की भलाई के लिए मैंने ये कहा था कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो। मेरे वसीउल कल्बी को, मेरे उदारता को उन्होंने मेरी कमजोरी समझी है ना, कि गोया मैं डर से उनसे समझौता करने गया हूं। अरे किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सरदारी की लड़ाई लड़ोगे या बिहार के आवाम की लड़ाई लड़ोगे? तो बिहार की आवाम इस वक्त चाहती है कि सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो और MIM ने इसी की तर्जुमानी की है। लेकिन कुछ लोगों को सरदारी पसंद है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में मुसलमान वोट करते हैं। कितना करते हैं ये अलग विषय है, लेकिन अगर वो 5 असेंबली सीटें पिछले इलेक्शन में जीते थे तो कुछ तो उनकी वहां पर एग्जिस्टेंस है, कुछ तो उनका वजूद है। और फिर वो आगे से चलकर आए और कहा कि हम इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं ताकि बिखराव ना हो मुसलमान वोटों का। वो सारा वोट जो है महागठबंधन की तरफ ही जाए। अब नहीं माने इस पर तेजस्वी यादव या लालू यादव, उसमें उनकी अपनी वजह रही होंगी, लेकिन क्या इससे उनको कोई फायदा होगा उनकी पार्टी को, आरजेडी को, या एक घाटे का सौदा कर लिया है तेजस्वी यादव ने? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है ये पहले से तय था कि ओवैसी की पार्टी को बिहार में महागठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहली बार उनको ये खारिज किया गया है। पहले भी लगातार ओवैसी इस बात का जिक्र करते रहे थे अपने तमाम माध्यमों से। कांग्रेस के पास उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई, उन्होंने तेजस्वी यादव के पास अपनी बात को पहुंचाया, उन्होंने माले के माध्यम से बात पहुंचाई कि भाई ओवैसी को लेना चाहिए। लेकिन ओवैसी को इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत बिहार में नहीं है। जहां से वो आते हैं, तेलंगाना से, अगर वो वहां पर भी अगर मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक ले लेते तो ये माना जा सकता कि ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता है। जब आप अपने ही शहर के अंदर प्रदेश में मुसलमानों के बड़े नेता नहीं हो, वहां का मुसलमान कांग्रेस को बड़ा आपसे नेता मानता है, कांग्रेस की सरकार बनाता है, कांग्रेस नहीं तो चंद्रशेखर राव को मुसलमान बड़ा नेता मानता है, तो ऐसे ओवैसी जो अपने ही प्रदेश में मुसलमानों का दिल नहीं जीत सके, वो बिहार में जाके मुसलमानों का दिल कैसे जीतेंगे? ठीक है, 2020 के चुनाव में 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी, लेकिन 4 आपके विधायक तो आरजेडी में चले ही गए थे। एक विधायक आपके पास 5 साल बाद आपको लगता है ओवैसी की ताकत घटी है? निश्चित रूप से घटेगी। मुझे लगता है कि अब बिहार का जो मुसलमान है वो इस बात को समझ गया है। देखिए, अगर वहां उम्मीदवार अगर ऐसा होगा कि जो पार्टी के अलावा अपने नाम पर वोट ले, तो बात दूसरी है कि ओवैसी उनको टिकट दे और अपने नाम पर वोट ले जाए। सामान्यतः मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं करेगा। वक्फ बिल के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव, कांग्रेस खुलकर वक्फ बिल के खिलाफ आए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वक्फ का समर्थन किया है, अब मुसलमान सीधे सीधे जानते हैं इस बात को कि बिहार में अगर बने रहना है, देश के अंदर अगर मुसलमानों को बने रहना है, तो कांग्रेस का, तेजस्वी का साथ बिहार में देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ देना पड़ेगा, बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देना पड़ेगा। तो यह तय है। और अभी लोकसभा चुनाव में कितने 3.5 लाख वोट मिले थे ओवैसी की पार्टी को। इसलिए बस स्पेसिफिकली तो बिहार की, और उसमें भी हमने सीमांचल की बात की जहां पर मुस्लिम बिल्कुल वोटों का कॉन्सेंट्रेशन है। और जो उसके उम्मीदवार जीते थे उसमें से 3 उम्मीदवार तो खुद दमदार थे, इसके कारण बिहार में शायद तेजस्वी यादव को यह लगता हो कि ये इनके कुछ विधायक जीत कर आ भी गए और मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो ये जाएंगे कहां? बीजेपी के पास तो जाएंगे नहीं, आएंगे तो मेरे पास ही, तो इसलिए क्या मुझे पहले से क्यों इनको सीटें देना?
लेकिन इसमें दूसरा पेच ये है कि आप पिछली बार का इलेक्शन का रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट को मार्जिन, हार जीत के मार्जिन से ज़्यादा वोट मिले थे। मतलब उन्होंने कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाया, सीधा सीधा नुकसान किया था, डेंट किया था महागठबंधन को 6 सीटों पे। 6 सीटों का। 6 सीटों तो ये नुकसान, ये अलग नुकसान है उससे जो 11 जीत सीटें हो गई। सीटें तो जीते थे 11 वो। सीट हो गई। 6 सीटें तो जीते थे वो, इसके अलावा नुकसान भी किया था। लेकिन 5 क्या है कि सीटें। तेजस्वी और कांग्रेस दोनों ओवैसी को बिहार में स्पेस नहीं देना चाहते हैं। गठबंधन में शामिल करने का मतलब उनके सीट छोड़ना, सीट छोड़ने का मतलब स्पेस देना। तो वो चाहते हैं कि इस बार, पिछली बार तो किसी ने 6 सीटें जीत भी ली थी। देखिए ओवैसी 2015 में भी लड़े थे और 2015 में उनको मुश्किल से 1% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं आई थी। उनके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हो गई थी, 25 सीटें लड़ी थी 2015 में। 20 में जो हालत थी महागठबंधन की, उसमें ओवैसी जी को स्पेस मिल गया और जो आरजेडी के तमाम लोग जिनको टिकट नहीं मिले थे उनको उन्होंने टिकट दे दिया और 6 सीटें जीत ली उन्होंने। 5 सीटें जीती, जिसमें बाकी वो 4 चले गए आरजेडी में। इस बार क्या है, जैसा समीर कह रहे हैं कि देखिए ये जो पार्टियां होती, वोट जो देगा मुस्लिम वहाँ का, वो उसको देगा जो गठबंधन सरकार बनाने के करीब होगा। तो सरकार या तो एनडीए बनाए या महागठबंधन बनाए, एनडीए को उसको देना नहीं है तो महागठबंधन ही उसकी पहली पसंद होगी। कुछ कैंडिडेट अपने प्रभाव से कुछ वोट ले ले, अलग बात है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोग हो चुके हैं इस तरह के, 3 हो चुके हैं। पहले हुआ था मुस्लिम मजलिस का, डॉक्टर फरीदी का, बड़े जोर शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। ये 70s और अर्ली 80s दशक की बात है। कभी कोई उनका असर नहीं हुआ, मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहा। बाद में जब मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान आया तो डॉक्टर अयूब ने एक पीस पार्टी बनाई थी, पीस पार्टी, और बहुत उसमें अपने 1-2 मित्र भी गए थे जो टेलीविजन चैनल, बड़ी चर्चा हुई थी पीस पार्टी की। और 2017 के चुनाव में और 2012 के चुनाव में तो ऐसा लग रहा था पीस पार्टी पता नहीं क्या कमाल करेगी। पीस पार्टी के जीते 4, उसमें 3 तो ऐसे थे, एक डॉक्टर अयूब खुद जीते थे और 3 में एक थे अखिलेश सिंह रायबरेली वाले और 2 और सब इंडिपेंडेंट जो जीते थे, वो तीनों चले गए बाद में पलट के दूसरी तरफ। इतना अंतर तो है ना कि ओवैसी एक जाने मानी शख्सियत है और बिहार में वो स्वाद चख चुके हैं कुछ जीत का। नहीं, लेकिन इस बार वो वही परफॉर्मेंस रहेगा, इसमें नॉट थोड़ा doubt नेसेसरी, है। इसमें डाउट है, इसलिए गठबंधन को स्पेस नहीं देना चाहते। बस ओवैसी साहब से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि माशूका ने जिसको ठुकरा दिया है उस पर एसिड न डालें क्योंकि अक्सर प्यार में असफल प्रेमी जो है अटैक ना कर दे उसके ऊपर अपनी, तो एसिड लेकिन डालने ये मतलब आप खेल बिगाड़ने का मामला अगर है। आप बिहार के मुस्लिम वोटर हैं तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन ही नहीं था। पहले आपको सीधे से, जैसा होगी बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो आपको लालू यादव को ही वोट डालना है। लेकिन अब उनके पास प्रशांत किशोर भी हैं, उनके पास असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनके पास महागठबंधन भी है। तो अब कम से कम उनके पास विकल्प तो आए जो पहले थे ही। विजय जी, देखिए ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सीट बढ़े ना बढ़े, लेकिन वोट जरूर बढ़ेगा उनका, बढ़ेगा। हाँ, उन्होंने ताकत अपनी बढ़ाई है। लेकिन जैसे मुस्लिम वोटर अपना किस तरह से वोट डाल रहा है वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस बार पिछले चुनाव से उनका वोट बढ़ेगा, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है। लेकिन ये बात साफ थी कि ये रिश्ता बनेगा नहीं, मतलब गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसी संभावना होती तो ओवैसी साहब खुद बात करते आरजेडी से। उन्होंने अपने बिहार यूनिट के नेता को, अध्यक्ष को भेजा है। इसका मतलब उनको पहले ही लग रहा था कि क्योंकि होना नहीं है कुछ। होना नहीं है, होना होता तो फिर तो वो सीधे सीधे से बात वहां पर होती, उन पर आरोप ना लगे तो इसलिए हाँ कि भाई फिर तो वो खारिज होते ना नेता के तौर पर। और ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीडरशिप को अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं किया उसने। जो भी लोग मुस्लिम समर्थक होते हैं उनको भले वो स्वीकार करते रहे हो, लेकिन ओवैसी साहब को आप खारिज मत कीजिए। वो यदि सीटें नहीं भी मिलेगी तो नुकसान बड़ा कर देंगे। तो इसमें नुकसान महागठबंधन का ही है। महागठबंधन का ही होना, और किसका नुकसान होना है वहां पर। खासतौर से सीमांचल में तो वैसे भी वहां पर मुकाबला वही है। अब वो कितना नुकसान कर सकते हैं, सीटें हो सकता है कम ज्यादा हो जाए। महागठबंधन की संभावना पर एसिड डालेंगे वो अब जो भी है, लेकिन और ये संभावना उनको लग रही थी कि ये बनेगी नहीं, हाँ। रिश्तेदारी बनने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बातचीत में डाला। नहीं तो वो हो सकता था सीधे सीधे बात कर लेते लालू जी से या तेजस्वी भाई इनको सब बी टीम कहते थे बीजेपी की, तो इन्होंने कहा भाई मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया। ऑफिशियली और वो मैंने एक रैली में भी उन्होंने उनके साथ भेजा था, जाने की अख्तरुल पेशकश की। इस्लाम को उसमें भेजा भी था, जो तेजस्वी की शायद रैली थी। राजनीति में कोई बी टीम तो होता नहीं है। कल को ताकत बन जाएगी तो दूसरे लोग बी टीम हो जाएंगे। लेकिन जैसे कांग्रेस बी टीम हो गई है, बिल्कुल, जैसे तेजस्वी की बी टीम हो गई है वहाँ, दूसरे नंबर पर चली गई है। यूपी में भी हो गई है, ठीक बात है। विजय जी जो कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। ये कहना कि चूंकि 5 में से 4 विधायक चले गए और राहुल जी और तेजस्वी जी बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं तो ओवैसी को मुसलमान वोट नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उसके पीछे एक बात समझिए आप
इस देश का मुसलमान बड़ा वर्ग वैसा है जो जानता है कि अगर हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुए तो जो हिंदू मत आकर हमें सपोर्ट करता है वो खत्म हो जाएगा। इस वास्तविकता को समझिए। लेकिन जहां उसको लगता है कि मुसलमान जीत जाएगा तो वो सारा अपना आवरण उखाड़ फेंकता है और जहां जहां संभल से लेकर जितनी ऐसी सीटें हैं वहां वो एकदम हराता है और मुसलमान के अलावा किसी को जीतने नहीं देता है। ऐसी सीटें जितनी हैं उनका सर्वे कर लीजिए। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का सीमांचल वैसी ही सीटों का इलाका है। इसको आप समझिए तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ओवैसी को वो मानते हैं कि देश में हमारा एक ऐसा नेता है जो अनअपोलोजेटिक मुस्लिम लीडर है। इसको समझिए। तो मैं नहीं मानता हूं कि ओवैसी का वोट घटने जा रहा है और मेरा तो यह भी मानना है कि सीटें भी हो सकता है कि कमोबेश वो उतनी झटक लें, क्योंकि मुसलमान को भी लगता है कि भाई हमारा नेता खड़ा रहेगा तो हमारी बात तो करेगा मजबूती से ना, और उसे जहां लगेगा उसके पास जो क्या कहते हैं बार्गेनिंग पावर भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि अब चूंकि तेजस्वी राहुल एक हो गए, ये ठीक बात है कि मुसलमान इन दोनों को अपने नेता के तौर पर देखता है, लेकिन सीमांचल में और जहां भी मुस्लिम बहुल सीटें बहुत होंगी वहां अगर प्रत्याशी अच्छा मिल गया तो ओवैसी के लोग विधानसभा पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। इस बीच नीतीश कुमार की मैं एक खबर बता देता हूं। सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम समझते हैं ना। मुझे नहीं लगता जो मुस्लिम वोटर है वो उनको बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखते नहीं मानता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नीतीश कुमार भी मैं आपको बता दूं अब बिहार के इस चुनावी गेम में फ्रंट फुट पर आ गए हैं, बैटिंग करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले कई महीनों से वो ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। बिहार में एक ऐलान हुआ, हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा हुई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज घरेलू उपभोक्ताओं से संवाद किया। राज्य के 16 लाख लोग इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में शामिल भी हुए। लोगों का कहना था कि 125 यूनिट बिजली फ्री ये इस चुनाव में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार उनकी आरजेडी कह रही है, माफ कीजिएगा, कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं को चुरा रही है और इससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब क्या थोड़ा सा खुलकर सामने आने लगे हैं। जो हमें लगा था कि जैसे एक शेल में नीतीश कुमार चले गए। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं बिहार में हो रही थी तो वो कोई मुख्यमंत्री तो कर ही नहीं रहे थे, कोई डिप्टी सीएम भी नहीं कर रहा था, वो बस यूं ही अनाउंस हो जा रही थी, वो सरकार की तरफ से अनाउंस हो जा रही थी, ब्यूरोक्रेसी अनाउंस कर दे रही थी। ये तो कभी नहीं होता। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब चुनाव आता हो सामने देखकर अब थोड़ी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं? बिल्कुल, लगातार नीतीश कुमार आप देखिए खबरों में बने हुए और लोगों से मुलाकात भी लगातार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बैठक ले रहे हैं, पार्टी के नेताओं की वो बैठक ले रहे हैं, गठबंधन की बैठक ले रहे हैं और रोज कोई ना कोई वो नई घोषणा नीतीश कुमार कर रहे हैं। या तो वो ट्विटर पर कर देते हैं या सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देते हैं। अब जो 125 यूनिट बिजली फ्री की जो घोषणा की थी, आज सभी सांसदों, सभी विधायकों, सभी विधान परिषद के विधायकों के साथ आज वो इसको जनता से संवाद कर रहे हैं और लगातार वो रोज आप देखिए कोई ना कोई नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है कि अगले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। तो अब नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार कहां है, दिखते नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से वो जो छवि उनकी पिछले 3-4 महीने से बनी हुई थी कि नीतीश कुमार के हाथ में सरकार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हो चुका था, गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, बिहार में लॉ ऑर्डर को लेकर जो चर्चा लगातार चल रही थी, नीतीश कुमार ने मुझे लगता है फ्रंट फुट पर आकर खेलकर उन सब चीजों से बाहर निकल रहे हैं वो, और ये बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। चुनाव घर बैठ के तो लड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और वही बता रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ जो चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि नीतीश कुमार बीमार है, उनके आड़ में क्या संजय झा निर्णय ले रहे हैं, उनके आड़ में क्या सम्राट चौधरी का दिल्ली में बैठ के फैसला हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने यह छवि तोड़ी है और ये बताया कि नहीं, बिहार में जो भी निर्णय हो रहा है वो नीतीश कुमार की सरकार ले रही है, नीतीश कुमार ले रहे हैं और उनकी देख रेख में पूरी सरकार। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सब कुछ ठीक है या वो जो सवाल थे वो खत्म हो गए, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जो था कि वो बाहर नहीं, मैं उस पर भी कह रहा हूं। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहते हैं कि मैं अभी उसमें हूँ, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, आई एम इन द ऑफिस, आई एम द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। क्योंकि जनता बिहार में ये मैसेज ना जाए कि नीतीश कुमार अपने वोटर को बीच में उनका जो खासकर उनका जो वोट बैंक है, जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जो जब इधर जाता है तो उधर जीत होती है, इधर जाता है, उसको मैसेज देना। और बीजेपी में जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार तो अब गए, नीतीश कुमार तो गए, अब तो बीजेपी अपना लाएगी, तो उन्होंने बता दिया नीतीश कुमार कहीं नहीं गए, नीतीश कुमार यहाँ है और सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छा, सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये भी बता उनको तो यही मैसेज देना है। यूपी का भी आपको बता देता हूं यूपी में क्या हो रहा है। यूपी विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और आज 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई।
विपक्ष ने यहां फतेहपुर का मुद्दा उठाया। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अभी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ और आज दूसरे दिन की कार्रवाई भी जो है वो नहीं चल पाई। कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। पहले से ही विपक्ष जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 इस पर कल से 24 घंटे की जो चर्चा शुरू होने वाली है उसके खिलाफ हंगामा कर रहा था। अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि 9 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब नींद खराब करने के लिए ये 24 घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं। 3 दिन का क्यों 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? मैं ये वो बात कह रहे हैं दरअसल कि 24 घंटे चर्चा क्यों, नॉन स्टॉप चर्चा किस बात की? आप नींद खराब करोगे, जागना पड़ेगा। वैसे 24 घंटे चर्चा का से क्या हासिल है? आप रोज 9 घंटे काम कीजिए, आप किसी एम्प्लॉय से कह दीजिए नहीं तुम 24 घंटा काम करोगे, अगले दिन छुट्टी ले लेना। सच में बड़ा विचित्र है भाई। अखिलेश जी की समझ क्या होती जा रही है। अरे ऐसे विशेष अवसर जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, जब हम कहते हैं नॉन स्टॉप चर्चा कर रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अखिलेश यादव को 24 घंटे बोलना है या योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे बोलना है। इतने विधायक हैं, इतनी पार्टियां हैं, उन सब को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य योजना है उस पर बातचीत करनी। और जब आप कहते हैं नॉन स्टॉप तो ये आपकी प्राथमिकता को दिखाता है कि आप किसी मुद्दे को लेकर कितना गंभीर हैं। और उसको ऐसे हास्य में हर चीज पर तंज, कहां जाना चाहते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये कह सकते थे ना कि ठीक है भाई हम 2 दिनों में ये चर्चा करेंगे, 3 दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे। ये कहना कि 9 घंटा करता है, अरे भैया आप नौकरी में नहीं हो 9 से 5 की। आप तो अपने को समाज सेवक कहते हैं। आप तो कहते हैं कि हम जनता के नाली खड़ंजा के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, उनके शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के लिए परेशान रहते हैं। और जब यूपी के संपूर्ण विकास के लिए इस सरकार कह रही कि आइए हम बात करें, सरकार जब हम कहते हैं तो दोनों शामिल हैं उसमें, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो सोए कि जागे, कैसी बात करने लगते हैं? मतलब बड़ा विचित्र। कभी को लगता है ना कि इनका तंज भी अखिलेश जी का कुछ इनके सलाहकार जो समझाते हैं वो अद्भुत ही है। अच्छा ठीक, अगली खबर के लिए भी कुछ बचा के रखिए सर। फतेहपुर का विवाद यूपी में बड़ा बन रहा है, जिसके मैंने आपको बताया कि इस पर भी हंगामा हुआ आज यूपी की विधानसभा के बाहर। फतेहपुर के मकबरे को लेकर कल तोड़फोड़ का अब आज सियासी विरोध शुरू हो गया। आज इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हमले की पूरी छूट दे दी गई है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मकबरे में तोड़फोड़ हुई और उनकी पार्टी के ही एक नेता का नाम सामने आया। पुलिस ने इस मामले में जिन 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान भी शामिल हैं। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पप्पू चौहान को सस्पेंड भी कर दिया है। आपको सुनाता हूं 3 लोगों की बात, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी CM। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, काने बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो
उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना, तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे, तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, मामला ये है कि फतेहपुर में एक नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, जिस पर कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि ये ठाकुर जी का मंदिर था, और उन्होंने कहा कि जैसे इस ढांचे के अंदर त्रिशूल और कमल जैसे प्रतीक हैं तो ये किसी मकबरे में तो नहीं हो सकते, और इन्होंने कहा कि हम 11 अगस्त को वहाँ जाएंगे और वहाँ हम पूजा करेंगे। इसकी इजाज़त नहीं थी, बाहर बैरिकेडिंग वगैरह भी थी, लेकिन भीड़ आ गई 300-400 लोगों की, और उन्होंने फिर जाकर के बाहर जो मज़ारें वगैरह बनी हुई थी उनमें जाकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ भी कर डाली है। तो ये था ये पूरा मामला, जिसको ओवैसी कह रहे थे कि 92 जो है बाबरी मस्जिद वाला दौर जो है विवाद का, वो यूपी के अंदर लौट कर आ रहा है क्या। विजय जी, देखिए, जो मुद्दा है उसमें मुझे पता नहीं कितना टेक्निकल क्या है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो भी जिला प्रशासन है या सरकार है वो फेल रही है। ठीक है, कि जिस तरह से वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से, और पुलिस वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता कि पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही है। कि वो आप भी देख रहे हैं जो शॉट्स हैं, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। यही तो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इन पर क्यों नहीं लाठी डंडे चले तो लोगों ये पर। मैं इसको ज़्यादा गंभीर तरीके से देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम कानून व्यवस्था के लिए बार बार कहते हैं कि भाई उनकी लॉ एंड ऑर्डर जो वो है पॉलिसी वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें अगर पुलिस ऐसा कर रही है और उनके मौजूदगी में ये सब दूसरा कुछ हो रहा पक्ष है त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, इसके मतलब एक पक्ष तो 100% वही है, और मुझे लगता है जितने लोग लाठी डंडा लेके ऐसी जगह जाते हैं, कानून को पूरी कड़ाई से अपना काम करना चाहिए। अब मैं खबर में सुन रहा था तो मुझे तो थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि सपा के कोई नेताजी भी लाठी लेके डंडा लेके पहुंच गए। ये भी कमाल की बात सपा के अंदर भी हिंदूवादी नेता हो सकता है। नहीं, हिंदूवादी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप कानून व्यवस्था हाथ में ले रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू है जो हिंदूवादी शब्द आपने कहा। स्थानीय स्तर पर अगर ऐसी पीड़ा लोगों के मन में है तो आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लगाकर उसको नहीं रोक सकते। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, अगर किसी जगह पर हिंदुओं को लगता है कि उनका मंदिर, उनकी आस्था का स्थान, उनके विष्णु जी, शंकर जी, हनुमान जी, उनका मंदिर तोड़कर और कुछ बना दिया गया है, तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उसको कानून के बल पर कब तक रोकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कानून अपना काम करे। इस समय इतना ही था आज कहानी कुर्सी की में। बहुत शुक्रिया समीर जी, विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कल फिर मिलते हैं।